देखो राहुल, तुम कुछ भी कह लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और कितने झूठ बोलोगे, मैं अब तुम्हारे विषय में पूरी तरह से जान चुकी हूँ। तुम अब वो राहुल नहीं रहे जो शादी के पहले थे। मुझे इस बंधन से अब मुक्ति चाहिए। फ़ोन पर नमिता अपने पति राहुल से ऊंचे स्वर में बात करती जा रही थी। काफ़ी दिनों से दोनों के बीच कुछ न कुछ लेकर कहासुनी होती ही रहती थी। दरअसल राहुल काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला जाता था और इधर नमिता को बाहर से न ही पैसे भेजता और न ही उसे फ़ोन करता। वैसे तो नमिता और राहुल का वैवाहिक जीवन किसी भी अन्य जोड़े की तरह ही शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे राहुल की अत्यधिक धन की लालसा नमिता को पूरी तरह से अकेला कर दिया था। राहुल ने नमिता और अपने बेटे चिंटू को छोड़कर कई कई महीने बाहर बिताना शुरू कर दिया। नमिता के लिए अब उसका आकर्षण धीरे धीरे कम होता गया, या यूं कहें कि पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसी दौरान उनके बीच की दूरियां बढ़ गई जब नमिता को राहुल की जिंदगी में कोई तीसरा शख्स होने का पता चला। तब राहुल की जिंदगी से नमिता की जरूरत खत्म हो गई। राहुल से नमिता की तलाक बड़ी आसानी से हो गई, लेकिन चिंटू की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया। केवल नमिता को खोने पर राहुल के मन में उसके प्रति प्रतिशोध की भावना तो थी ही, और वो अपने बेटे चिंटू की कस्टडी की मांग भी कर रहा था। पर जज साहब के सामने 3 साल का चिंटू, जो पापा से ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता था, इसलिए वो अपनी माँ से ही लिपटा रहा। जज साहब ने यह सब कुछ देखा तो उन्हें चिंटू को अपने माँ से लगाव का पता भली भांति चल गया। इसलिए नमिता को चिंटू की कस्टडी बड़ी आसानी से मिल गई। कस्टडी मिलने के बाद अब नमिता ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अपना सर्वस्व देकर चिंटू को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना अब उसका मूल लक्ष्य हो गया था। वो इस समाज को दिखा देना चाहती थी कि माताएं भी अकेले अपने संतान का पालन पोषण करने में पुरुषों से पीछे नहीं है। हालांकि उसने कभी भी बाप बेटे के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश नहीं की। कभी कभार राहुल अपने बेटे को देखने के लिए नमिता के घर चले आता था। नमिता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। नमिता ने कभी राहुल को अपना शत्रु नहीं माना, बल्कि उसे एक बुज़दिल इंसान का ही दर्जा दिया। तलाक के बाद नमिता बहुत ही उदास रहने लगी। उदासी का कारण वो अपने बेटे से हमेशा छुपाती रही। जब राहुल अपने बेटे से मिलने आता था, वह नमिता को तरह तरह के हिदायतें देते रहता कि उसके बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, उसे पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए, मनोरंजन के सभी संसाधन उसके कमरे में हो, और उच्च शिक्षा के लिए उसे विदेश भेजने के लिए जो भी करना पड़े वो नमिता ज़रूर करे। राहुल ने कभी नमिता को आर्थिक मदद नहीं की, न ही कभी जोर ज़बरदस्ती बेटे के लिए पैसे देने की कोशिश करी। नमिता ने भी कभी राहुल से बेटे के परवरिश के लिए पैसे नहीं मांगे। वो नहीं चाहती थी कि पैसे मांगकर वो अपने से किए गए प्रण को वो तोड़ते। राहुल से तलाक के बाद नमिता एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी से उसे जो पैसे मिल रहे थे, उससे तो नमिता और उसके बेटे का खर्च किसी तरह चल रहा था, पर उन पैसों से चिंटू को विदेश भेजना संभव नहीं था। चिंटू का भी यह सपना था कि वह विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और वहां से आकर कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ले। आखिरकार नमिता ने अपने पिता के घर को गिरवी रखकर चिंटू को विदेश भेज दिया, और उसका यह निर्णय कितना सही होगा या गलत उसे पता नहीं था। उसने तो यह सोचकर घर गिरवी रख दिया कि विदेश की डिग्री प्राप्त होने के बाद चिंटू को अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो गिरवी रखे घर को अपने पास फिर से वापस ले लेगा। नमिता यह समझ नहीं पाई कि इन 5 वर्षों में चिंटू में इतना बदलाव आ जाएगा। विदेश से बेटे के वापस आने की खबर सुनते ही नमिता की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव से किराए की गाड़ी लेकर वो सीधे एयरपोर्ट के रास्ते निकल गई। चूँकि गांव से एयरपोर्ट की दूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नमिता को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। देर से पहुंचकर नमिता ने जब देखा कि उसका बेटा अपने पिता के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है, तब वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। राहुल और वो भी एयरपोर्ट में चिंटू को लेने, यह बात सोचकर ही उसका मन अशांत हो उठा। नमिता की हैरानी की सीमा न रही जब उसने चिंटू के पीछे एक सुंदर विदेशी लड़की को देखा। सुनहरे बालों में थोड़ा सा सिंदूर चमक रहा था। चिंटू तब शर्माते हुए अपने माँ से कहा,
माँ, वो मैं आपको बताने ही वाला था, पर मुझे डर था कि आप ये रिश्ता स्वीकार करेंगी या नहीं, इसलिए मैं डर रहा था बताने से। पर पापा को इस शादी के बारे में पता है। हमारी शादी को हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। राहुल की आंखें खुशी से भर गई। बहुत दिनों बाद नमिता को अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। बेटे के लिए नमिता ने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि जब घर गिरवी रखकर पैसे कम पड़ रहे थे तो वो बैंक से लोन लेने में भी देरी नहीं की थी। और आज यह बेटा इस तरह से बदल जाएगा, उसे अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर फिर भी नमिता ने मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई आपत्ति नहीं है बेटा, मुझे ये शादी मंजूर है। अब चलो, बहुत देर हो चुकी है, घर चलते हैं। मैं तुम लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की हूँ। चिंटू थोड़ा हिचकते हुए अब माँ से बोला, पापा बहुत दिन से कह रहे थे कि भारत आने पर सबसे पहले मैं उनके घर पर जाकर रुकूं। चलिए ना माँ, हम सब पापा के घर में 2-4 दिन रहते हैं, उसके बाद मैं गांव आपके पास चला आऊँगा। और वैसे भी मार्गरेटा को गांव के घर में रहने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन मार्गरेटा के साथ मैं पापा के घर रहता हूँ। उसके बाद मैं मार्गरेटा को वहाँ पर रख कर आपके पास चला आऊँगा। गांव में नमिता के घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। अभी तक उसमें टीन की छत ही है, जिसे नमिता ने गिरवी रखकर बेटे को आर्थिक मदद करने से पीछे नहीं हटी थी। आज वही घर बेटे को छोटा लग रहा है, जहाँ उसे अपनी पत्नी के साथ रहने में संकोच हो रहा है। यही सब सोचते हुए नमिता बोली, कोई बात नहीं है बेटा, तुम और बहू अपने बाबूजी के घर में जाकर रहो, मैं चलती हूँ। नमिता किसी तरह अपने आंखों से आंसुओं को बहने से रोकी रही। राहुल की दृष्टि अभी भी नमिता पर बनी रही और मन ही मन वो सोचता रहा कि आज नमिता मेरे सामने चलो हार ही गई। एक क्षण के लिए नमिता का सिर झुक गया था। लगता है उसकी परवरिश में ही कोई गलती रह गई थी। चिंटू अपनी माँ को अब जोर देते हुए बोला, नहीं माँ, आप अकेले यहाँ से गांव कैसे जा सकेंगी? आप आज के लिए हमारे साथ रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं ठीक चली जाऊंगी, मेरी ड्राइवर से बात हो गई है, वह मुझे ठीक पहुंचा देगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अपने और बहू का ख्याल रखना। गाड़ी में बैठते हुए नमिता ने बेटे से विदा ली। ठीक 3 घंटे की यात्रा के बाद नमिता अकेले अपने घर पहुंच गई। घर के छोटे से कमरे में कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उसके मोबाइल पर एक राहुल का मैसेज आया, आज फिर से तुम हार गई, जल्दी से घर के बाहर आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैसेज पढ़कर नमिता न जाने कितनी देर तक रोती रही, पर गाड़ी के बार बार हॉर्न की आवाज़ से वो चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल वहाँ पर खड़ा था और उसके साथ ही चिंटू और मार्गरेटा दोनों खड़े थे। सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिली हुई थी। राहुल अब नमिता के पास आकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मुझे माफ़ कर दो नमिता, वो मैसेज थोड़ा गलत था, वहाँ पर हार गई नहीं बल्कि आज फिर से तुम जीत गई हो लिखना चाहिए था मुझे। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तक मैं तुम्हें समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं जानता हूँ कि बेटे की परवरिश में मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, पर तुमने अकेले ही बेटे को जिस तरह से परवरिश की है वैसे तो मैं भी नहीं कर सकता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब नई बहू को अंदर नहीं बुलाओगी? कब तक वो बाहर खड़ी रहेगी? नमिता बहू का हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर चली जाती है और इधर राहुल के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू साफ नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।